Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the important concept that is plagiarism. प्लैगरिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को रेफरेंसेस, साइटेशन, फुटनोट, बिब्लियोग्राफी, एथिक्स एंड रिसर्च ये कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी भी मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लैगरिज्म क्या होता है। सो बेसिकली प्लैगरिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज एक पर्टिकुलर रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के किसी भी वर्क को या किसी भी आइडिया को या उसके लाइंस को अगर कॉपी करता है और उसको वहां पे एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है तो उसको प्लैगरिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के काम को यूज कर रहा है लेकिन उसको क्रेडिट दिए बिना उसको यूज किया जा रहा है। मतलब वो है किसी और का काम लेकिन उसको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पे वो रिसर्चर क्या कर रहा है, खुद के नाम से वो चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है जबकि वो चीज उसकी खुद की है नहीं, तो उसको प्लैगरिज्म बोला जाता है। सो इसके लिए मैंने आप लोगों को जब रेफरेंसेस, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, फुटनोट ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तभी बोला था कि अगर आप लोग किसी का भी रिसर्च वर्क को यूज कर रहे हो या रिसर्च के आइडिया को यूज कर रहे हो तो उसके लिए उस पर्सन को एक्नॉलेज करना काफी जरूरी होता है। अगर बिना उसके एक्नॉलेजमेंट के अगर उसकी इंफॉर्मेशन को आप यूज कर रहे हो तो उसको एकेडमिक थेफ्ट बोला जाता है और वही प्लैगरिज्म में काउंट होता है। यहाँ पे कोई भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश मटेरियल हो सकता है। पब्लिश मटेरियल मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल जो वेबसाइट के ऊपर वगैरह अपलोड किया गया हो। अनपब्लिश मटेरियल मतलब उस पर्सन ने अभी तक वो इन्फॉर्मेशन को पब्लिश नहीं किया है और ऐसे इन्फॉर्मेशन को अगर कोई दूसरा रिसर्चर यूज कर रहा है, फिर वो मेन्यूस्क्रिप्ट के फॉर्म में होने दो। मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, कोई समरी या कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, कोई भी प्रिंटेड फॉर्म में हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब ऑनलाइन वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने दो। वो सारी इंफॉर्मेशन जब आप किसी की कॉपी करते हो और उस पर्सन को एक्नॉलेज नहीं करते हो तो उसको प्लैगरिज्म में कंसिडर किया जाता है। सो प्लैगरिज्म के अंदर पब्लिश अनपब्लिश मटेरियल भी आ सकता है जिसमें मेन्यूस्क्रिप्ट, प्रिंटेड मटेरियल या इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो होता है वो भी यहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। प्लैगरिज्म जो होता है वो इंटेंशनल हो सकता है, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, रेकलेसनेस और अनइंटेंशनल हो सकता है। मतलब यहाँ पे कुछ इंसान क्या करते हैं, जानबूझ के किसी और के इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और उनको एक्नॉलेज नहीं करते हैं। या फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि अनइंटेंशनली, मतलब उनको पता नहीं रहता है और वो लोग वो इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और उसको एक्नॉलेज नहीं करते। मे बी उनको रिसर्च का नॉलेज नहीं होने की वजह से वो दूसरों की इंफॉर्मेशन को कॉपी करते हैं और उनको एक्नॉलेज नहीं करते। सो प्लैगरिज्म जो होता है वो इंटेंशनल भी हो सकता है और अनइंटेंशनल भी हो सकता है। सो यहाँ पे प्लैगरिज्म का जो डेफिनेशन है उसमें भी सेम चीज लिखी है और ये डेफिनेशन जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश उन्होंने पब्लिश किया है। वो कहते हैं कि प्लैगरिज्म जो होता है वो एक प्रैक्टिस है जहां पे किसी और के वर्क को या किसी और के आइडिया को खुद की आइडिया करके प्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्लैगरिज्म बोला जाता है। सो प्लैगरिज्म का मीनिंग क्या होता है कि एक रिसर्चर दूसरे रिसर्चर के वर्क को या आइडिया को यूज करता है और उसको खुद के आइडिया के नाम पे प्रेजेंट किया जाता है। जो ओरिजिनल ऑथर है उसको उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है या उसका क्रेडिट नहीं दिया जाता है तो उसको प्लैगरिज्म में कंसिडर किया जाता है। अभी प्लैगरिज्म कब कंसिडर किया जा सकता है, तो किसी और का काम जो है खुद के नाम से अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको प्लैगरिज्म बोला जा सकता है। अगर किसी और के रिसर्च वर्क में से कुछ वर्ड्स को या कुछ आइडियाज को कॉपी किया गया है और वो जो ओरिजिनल ऑथर है उसको उसका क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है या एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है तो उसको भी प्लैगरिज्म बोला जा सकता है। फिर बाद में अगर किसी के आइडिया को हमने कॉपी किया है और उसको कोटेशन मार्क नहीं किया है, क्योंकि अगर हम किसी के भी आइडियाज वगैरह हम लोग लेते हैं तो उसको कोटेशन करना जरूरी होता है बिकॉज वो चीज जो है हमारी नहीं है, वो किसी और की है तो उसको कोटेशन करना जरूरी है। जैसे आप डेफिनेशंस लिखते हो तो डेफिनेशन में हम लोग कोटेशन करते हैं। क्यों? बिकॉज वो डेफिनेशन जो होता है किसी और पर्सन का होता है। तो अगर सपोज आपने किसी के आइडिया को कॉपी किया है और उसको कोटेशन नहीं किया है तो उसको भी प्लैगरिज्म में कंसिडर किया जा सकता है। फिर काफी बार क्या हो सकता है कि सोर्स लिखा हुआ है, मतलब वहां पे साइटेशन वगैरह किया है, रेफरेंस वगैरह लिखा है लेकिन वो इनकरेक्ट है। मतलब वो रिसर्च किसी और रिसर्चर का है और आपने किसी दूसरे रिसर्चर का नाम वहां पे लिखा है। सो यू आर प्रोवाइडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स। मतलब आपने सोर्स तो दिया है लेकिन वो सोर्स का इन्फॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है तो उसको भी प्लैगरिज्म बोला जाएगा। काफी बार क्या होता है कि दूसरों के वर्ड्स को या लाइंस को कॉपी किया जाता है और उसके कुछ वर्ड्स को चेंज किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा एमएस वर्ड के अंदर सिनोनिमस का एक ऑप्शन होता है, मतलब कोई भी वर्ड जो है उसको अगर आप राइट क्लिक करोगे तो वहां पे सिनोनिमस वर्ड का एक ऑप्शन आता है। तो आपने क्या किया कि किसी का पैराग्राफ कॉपी किया और उसके कुछ वर्ड्स का दूसरा जो सिनोनिमस वर्ड है उससे उसको रिप्लेस कर दिया।
तो इसको भी यहाँ पे प्लेगरिज्म में कंसिडर किया जा सकता है, बिकॉज आपने कुछ वर्ड्स को वहां पे सिनोनिमस वर्ड से रिप्लेस किया हुआ है, और बाकी की सारी जो लाइंस है या लाइंस का जो स्ट्रक्चर है वो किसी और रिसर्चर का है, उसको आपने क्रेडिट नहीं दिया है। आपने अगर किसी के सेंटेंसेस को कॉपी किया है, उसके वर्ड्स को लेकिन आपने थोड़ा बहुत चेंज किया है, पर ओरिजिनल ऑथर को आपने वहां पे क्रेडिट नहीं किया है, तो उसको भी प्लेगरिज्म बोला जाता है। और लास्ट में, अगर आप बहुत सारे वर्ड्स को कॉपी करते हो और उस पर्सन को जो ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट नहीं देते हो, तो उसको भी यहाँ पे प्लेगरिज्म बोला जाता है। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो कॉपी नहीं कर रहे हो, उसमें से कुछ वर्ड्स को आप कॉपी करते जा रहे हो जो इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के लिए, तो उसको भी वहां पे प्लेगरिज्म कंसिडर किया जाएगा, अगर आपने उसके वर्ड्स को बिना उस ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट दिए हुए यूज किया तो। इस तरीके से ये सारे जो एक्टिविटीज है इसको प्लेगरिज्म में कंसिडर किया जाता है। अभी प्लेगरिज्म को अवॉइड करने के लिए रिसर्चर ने ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट कब देना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जब भी रिसर्चर किसी के भी लाइंस को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो उस केस में उस पर्सन को वहां पे कोटेशन मार्क देना चाहिए और उसका साइटेशन में नाम मेंशन करना चाहिए। तो ये एक चीज होती है कि किसी के भी मटेरियल को या किसी के भी आइडिया को आप डायरेक्टली कॉपी करते हो तो वहां पे उसका कोटेशन मार्क आना जरूरी है और उसका साइटेशन आना जरूरी है। दूसरा, जब भी पैराफ्रेज किया जाता है, पैराफ्रेज करना मतलब क्या होता है कि आपने किसी का पैराग्राफ जो है कॉपी किया और उसमें से कुछ वर्ड जो उसको आपने रिप्लेस कर दिया। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एमएस वर्ड के अंदर हम लोग राइट क्लिक करके सिनोनिमस वर्ड कर सकते हैं, या इवन ऑनलाइन आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जहां पे पैराफ्रेजिंग होती है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, वो लाइन का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है चेंज किया जाता है। पैराफ्रेज में भी क्या होता है, आप किसी और पर्सन के लाइंस को कॉपी करते हो और उसके लाइन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर देते हो, तो वो भी यहाँ पे प्लेगरिज्म में कंसिडर हो सकता है। उसमें आपको उस पर्सन को क्रेडिट देना जरूरी होता है, भले आपने उसको पैराफ्रेज किया है लेकिन मेन आइडिया जो है वो ओरिजिनल ऑथर का है, तो उसको वहां पे अगर क्रेडिट नहीं करेंगे तो वो भी प्लेगरिज्म में कंसिडर होगा। तो पैराफ्रेज करना यहाँ पे जरूरी है, लेकिन पैराफ्रेज करने के साथ साथ वहां पे उस पर्सन का जो नाम है वो मेंशन करना जरूरी है। फिर बाद में किसी की थ्योरी को, आइडिया को, ओपिनियन को अगर हमने यूज किया हुआ है, तो उसको भी वहां पे प्लेगरिज्म में कंसिडर किया जा सकता है, तो उस केस में भी ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देना जरूरी है। फिर बाद में आप लोगों को कोई भी हिस्टोरिकल डेटा चाहिए, कोई भी स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए या कोई भी साइंटिफिक डेटा चाहिए, तो उसको भी आप लोगों को क्या करना चाहिए, जहां से वो इन्फॉर्मेशन ली है उसका ओरिजिनल जो सोर्स है उसको वहां पे मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि सपोज आपने पॉपुलेशन का इंफॉर्मेशन सेंसस रिपोर्ट में से लिया है, तो वो सेंसस रिपोर्ट जो है उसका नाम वहां पे मेंशन करना जरूरी है कि ये इंफॉर्मेशन या ये डेटा जो है सेंसस रिपोर्ट में से लिया गया है। या फिर सपोज आरबीआई के बुलेटिन में से आप कोई डेटा ले रहे हो या कोई नंबर्स ले रहे हो, तो वहां पे आरबीआई का बुलेटिन जो है उसका नाम मेंशन करना जरूरी है। तो इस तरीके से जब आप किसी के लाइंस को डायरेक्टली कॉपी करते हो, किसी के लाइन को कॉपी करने के बाद में उसको पैराफ्रेज करते हो, किसी के आइडियाज को, ओपिनियन को, रिसर्च को, थ्योरीज को अगर आप कॉपी करते हो, या किसी के डेटा को अगर आप लोग कॉपी करते हो, तो उस केस में जो भी ओरिजिनल ऑथर है उसको क्रेडिट देना काफी जरूरी होता है। तो आप प्लेगरिज्म को अवॉइड कर सकते हो, अगर आपने वो ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट नहीं दिया तो उसको प्लेगरिज्म कंसिडर किया जा सकता है। और प्लेगरिज्म जो होता है वो अगर फाइंड आउट किया गया तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल ऑथर है वो आपके ऊपर लीगल केस कर सकते हैं और उसके लिए आपको उनको कॉम्पेंसेशन भी पे करना पड़ सकता है। जब भी आप लोग रिसर्च करते हो तो आपको प्लेगरिज्म जो उससे दूर रहना पड़ेगा। और प्लेगरिज्म को किस तरीके से आप दूर रह सकते हो, मैंने आपको बताया कि आप लोगों को रेफरेंसेस, साइटेशन और बिब्लियोग्राफी, फुटनोट, इसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, ओरिजिनल जो ऑथर है उसको क्रेडिट दे सकते हो और आप प्लेगरिज्म से बच सकते हो। प्लस आप लोग क्या कर सकते हो, आजकल किसी भी रिसर्चर के कॉन्टेक्ट डिटेल फाइंड आउट करना पॉसिबल होता है। जैसे कि आप अगर सपोज किसी की क्वेश्चनर यूज कर रहे हो आपके रिसर्च के लिए, तो आपको क्या करना है, अगर सपोज वो क्वेश्चनर ऑनलाइन मिलती है तो वो रिसर्चर के कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको फाइंड आउट करना है। आजकल लिंक्ड इन वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लोगों को सर्च कर सकते हो और फिर आप उनको ईमेल लिख सकते हो या कांटेक्ट करके उनकी परमिशन ले सकते हो और उनके क्वेश्चनर को या उनके डेटा को या उनके इंफॉर्मेशन को आप यूज कर सकते हो। तो या तो उनके परमिशन से आप डेटा को यूज करो, या फिर आप क्या करो, उनको आपके रिसर्च के अंदर क्रेडिट दे दो, जिससे आप प्लेगरिज्म से दूर रह सकते हो, नहीं तो फिर आपके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। दिस वाज ऑल अबाउट प्लेगरिज्म। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.